अफगानिस्तान की ठंडी सुबह थी। हवा में बारूद और इतिहास की गंध मिली हुई थी जब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा बदल दी। काबुल के राष्ट्रपति भवन में उस वक्त अफगान सरकार और तालिबान के शीर्ष नेता एक साथ बैठे थे। यह वही तालिबान था जिसे कभी भारत अपना दुश्मन समझता था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया था। अफगानिस्तान अब अपनी धरती को स्थायी शांति और सुरक्षा का केंद्र बनाना चाहता था और इसी संकल्प के तहत उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि बगराम एयरबेस अब भारत को सौंपा जाएगा ताकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। यह वही बगराम था जहां कभी अमेरिकी सैनिकों का राज चलता था, जहां से अफगानिस्तान की धरती पर बम बरसाए गए थे। वही बगराम अब भारतीय वायुसेना की नई शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा था। भारत ने अफगानिस्तान की इस घोषणा को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे मित्रता और क्षेत्रीय स्थिरता का प्रतीक बताया। इस खबर के आते ही पाकिस्तान की सत्ता में हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद की गलियों में सन्नाटा फैल गया। सेना मुख्यालय में बैठे जनरल हामिद के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह चीखते हुए बोला कि अगर भारत ने बगराम पर कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। तुरंत आदेश दिया गया कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना किसी भी कीमत पर बगराम एयरबेस को कब्जे में ले। रातों रात पाकिस्तानी सैनिक सीमांत की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ कुछ गुप्त गुट भी थे जिन्हें अफगानिस्तान के भीतर छिपा दिया गया था ताकि वे अंदर से हमला कर सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तालिबान अब पहले वाला तालिबान नहीं था। अब वह भारत का सहयोगी बन चुका था। भारत और तालिबान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था जिसके तहत बगराम एयरबेस को भारत के हवाले करने के साथ साथ तालिबान की सुरक्षा बलें भी भारत के साथ मिलकर काम करेंगी। जैसे ही पाकिस्तान ने बगराम के नजदीकी इलाकों में अपनी टुकड़ियां तैनात कीं, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। भारतीय रडारों ने हलचल पकड़ ली। बगराम से उठे राफेल और तेजस विमानों ने तुरंत उड़ान भरी। यह भारत का पहला ऑपरेशन था जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गरुड़ प्रहार। तालिबान के सैनिक भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों से पाकिस्तान की आपूर्ति लाइनों को काटना शुरू किया। वहीं भारत ने हवाई हमला शुरू किया। बगराम के रनवे से उठे भारतीय राफेल विमानों ने अपनी सटीकता और ताकत से पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करने वाले वाहनों को निशाना बनाया। देखते ही देखते दुश्मन के 10 ट्रक आग की लपटों में घिर गए। पाकिस्तान के सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। उनके कमांडर रेडियो पर लगातार सहायता मांग रहे थे, लेकिन उनके नेटवर्क पहले ही जाम हो चुके थे क्योंकि भारत ने बगराम से अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय कर दिया था। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी दिल्ली से सीधे की जा रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और एयर चीफ लगातार संपर्क में थे। हर मिनट की रिपोर्ट बगराम से दिल्ली भेजी जा रही थी। तालिबान की ओर से मौलवी जहीर ने भारत को आश्वासन दिया था कि उनके लड़ाके किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अफगान धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज खान घबराहट में अपने सैन्य सलाहकारों से पूछ रहा था कि आखिर भारत और तालिबान के बीच यह गुप्त समझौता कब हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बगराम के आसमान में भारतीय मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर धमाका पाकिस्तान की उम्मीदों को चूर कर रहा था। वहीं पाकिस्तान का खुफिया अधिकारी मुनीर, जो इस ऑपरेशन के अंदरूनी नेटवर्क का हिस्सा था, बगराम के एक बंकर में फंसा हुआ था। उसने कोशिश की कि वह रेडियो से संपर्क करे, लेकिन सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे। भारतीय कमांडो अब बंकर की ओर बढ़ रहे थे। बगराम के आसमान में तेजस विमान मंडरा रहे थे और नीचे तालिबान के लड़ाके भारतीय कमांडो को कवर दे रहे थे। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा लग रहा था, जहां पुराने दुश्मन अब एकजुट होकर नए दुश्मन को समाप्त करने के लिए लड़े। पाकिस्तान के सैनिक अब सीमा छोड़कर भागने लगे। उनकी गाड़ियां सड़क किनारे जल रही थीं। बगराम से निकले राफेल ने अपने स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान के सप्लाई बेस को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान की अग्रिम पंक्ति भूखी और हथियार विहीन हो गई। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के गुप्त एजेंटों को पकड़कर भारत को सौंप दिया। बगराम अब भारतीय और तालिबान की संयुक्त शक्ति का गढ़ बन चुका था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घबराकर फोन पर भारतीय प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया।
रात होते ही पाकिस्तान की राजधानी में आपात बैठक बुलाई गई। वहां जनरल हामिद ने कहा कि अगर अब हमने जवाब नहीं दिया तो कल पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन उनकी सेना के मनोबल का हाल यह था कि आधे सैनिक लड़ाई में जाने से मना कर चुके थे। वहीं अफगानिस्तान की धरती पर भारत का झंडा आधिकारिक रूप से बगराम एयरबेस पर लहरा रहा था। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती अब इस्लाम और हिंदुस्तान की साझी सुरक्षा का प्रतीक है। यह सुनकर पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरपंथी तिलमिला उठे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनकी सीमाएं टूट चुकी थीं, उनका मनोबल बिखर चुका था और उनका एक अधिकारी मुनीर भारतीय कमांडोज के घेराबंदी में फंसा पड़ा था। बगराम के आसमान में गूंज रही थी भारतीय पायलटों की जयघोष। यह नया भारत था जो अब किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। रात के अंधेरे में बगराम की रनवे पर खड़े भारतीय विमानों के नीचे चमक रहा था तिरंगा, और उसके ठीक पीछे तालिबान कमांडर मौलवी जहीर खड़े होकर कह रहे थे, आज हमने इतिहास बदल दिया है। अब अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी भारत को चुनौती नहीं दे सकेगा। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठा था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें भारत को कभी उकसाना नहीं चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी और पूरे इस्लामाबाद में केवल एक ही खबर गूंज रही थी, बगराम अब भारत के नियंत्रण में है। बगराम एयरबेस पर तिरंगा लहराने के बाद भारत और अफगानिस्तान का यह गठबंधन अब पूरे एशिया के लिए एक नई भूचाल जैसी खबर बन चुका था। पाकिस्तान की नींद हराम हो गई थी। उसके थिंक टैंक, सेना और खुफिया एजेंसियां अब एक ही बात सोच रही थीं कि आखिर भारत ने यह सब कैसे कर दिखाया, क्योंकि इस कदम ने पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग यह पूछ रहे थे कि जो तालिबान कभी पाकिस्तान के इशारों पर नाचता था, वह अब भारत के साथ कैसे खड़ा हो गया। लेकिन असल कहानी पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी थी। दरअसल भारत ने बगराम पर नियंत्रण करने से पहले तालिबान के साथ एक गुप्त समझौता किया था, जिसे शेरदिल संधि कहा गया। इस समझौते के तहत भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक सहायता का वादा किया था। वहीं तालिबान ने बदले में पाकिस्तान को सीमित करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का समर्थन करने का निर्णय लिया था। दिल्ली में एक गुप्त बैठक में जब यह समझौता हुआ था, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था, अब खेल कूटनीति से आगे बढ़ चुका है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी जमीन पर उसकी चालों का जवाब दिया जाए। उधर पाकिस्तान ने बगराम के पतन के बाद अपनी सारी उम्मीदें चीन की ओर लगा दी। बीजिंग में तत्काल बैठक बुलाई गई। चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि वह भारत के खिलाफ रणनीतिक सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन चीन खुद भी भारत से खुला टकराव नहीं चाहता था, क्योंकि गलवान की यादें उसे आज भी परेशान करती थीं। इसलिए चीन ने सलाह दी कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी रिवेंज प्लान बनाए, जिसमें सीधे युद्ध के बजाय अफगानिस्तान में अराजकता फैलाकर भारत को कमजोर किया जा सके। और इसी प्लान के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ऑपरेशन ब्लैक सर्पेंट की नींव रखी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने अपने प्रशिक्षित आतंकियों को अफगानिस्तान के अंदर भेजा, ताकि वे तालिबान और भारत के रिश्तों में फूट डाल सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत ने बगराम से पहले ही एक स्पेशल यूनिट तैनात कर दी थी, जिसे बलराम एयरविंग कहा गया। यह भारतीय वायुसेना की सबसे गुप्त और घातक यूनिट थी, जो हवा से लेकर धरती तक ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम थी। इस यूनिट के कमांडर ग्रुप कैप्टन अर्जुन राणा थे, जिनकी रणनीति और हिम्मत के किस्से पूरी भारतीय सेना में मशहूर थे। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए हमले की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बलराम एयरविंग को तैयार किया जाए। रात के अंधेरे में बगराम के रनवे पर गूंजती इंजनों की आवाजों के बीच तेजस और राफेल तैयार खड़े थे। अफगानिस्तान के तालिबानी गुट भी भारतीय जवानों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। यह नया तालिबान था जो अब अफगानिस्तान के हित में सोच रहा था। सुबह होते ही पाकिस्तान के उत्तरी इलाके से एक काफिला अफगान सीमा की ओर बढ़ा। उसमें दर्जनों ट्रक और मिसाइल लॉन्चर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारतीय सैटेलाइट पहले से ही उनकी हर हलचल देख रही थी। कुछ घंटों बाद बगराम से 2 तेजस विमानों ने उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन लेकर सीधा पाकिस्तानी काफिले की ओर बढ़े। अर्जुन राणा खुद इस मिशन की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने हेडसेट में कहा, लक्ष्य की पहचान हो गई है, गरुड़ को उड़ान भरने दो। और बस कुछ सेकंड बाद आसमान में गरज के साथ मिसाइलें चलीं। देखते ही देखते पाकिस्तानी ट्रक आग की लपटों में जल उठे। पाकिस्तान का ऑपरेशन ब्लैक सर्पेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस हमले ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौलवी जहीर ने घोषणा की कि अब अफगानिस्तान की धरती से किसी भी पड़ोसी देश को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यह भारत अफगानिस्तान की नई नीति थी।
पाकिस्तान ने इस बयान को अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा मान लिया। इस्लामाबाद में अब खुलकर कहा जाने लगा कि भारत ने अफगानिस्तान को सैन्य अड्डा बना लिया है और यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। मगर भारत शांत नहीं बैठा। उसने बगराम से लेकर कंधार और जलालाबाद तक नई एयर स्ट्रिप्स बनानी शुरू कर दी। हर जगह भारतीय इंजीनियर, सुरक्षा बल और अफगान सैनिक मिलकर काम कर रहे थे। इस गठबंधन की खबर जब अमेरिका तक पहुंची तो वॉशिंगटन में भी खलबली मच गई। अमेरिकी अधिकारी कहने लगे कि यह एशिया का नया गेम चेंजर है, क्योंकि अब भारत मध्य एशिया में प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति रखता है। वहीं रूस ने भी भारत की इस नीति का समर्थन किया, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि पाकिस्तान या चीन अफगानिस्तान में फिर से आतंक का बाजार फैलाएं। इस दौरान बगराम के अंदर भारतीय वैज्ञानिक एक नई तकनीक पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा ड्रोन सिस्टम विकसित किया था जो बिना किसी सैटेलाइट के भी निशाने पर वार कर सकता था। इसका नाम रखा गया त्रिनेत्र। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत ने पहली बार किया जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास अपने जंगी विमानों को तैनात किया। बलराम एयरविंग ने त्रिनेत्र ड्रोन को लॉन्च किया और देखते ही देखते पाकिस्तानी F-16 विमानों को आसमान में ढूंढ निकाला। कुछ ही मिनटों में वे सभी राडार पर चमके और फिर गुम हो गए, क्योंकि त्रिनेत्र ने उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। इस नतीजे के बाद पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गया। वहां की मीडिया ने कहना शुरू किया कि भारत अब हवाई युद्ध में भी अजेय हो गया है। चीन ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भारत के सामने अब कोई नहीं टिक सकता। वहीं अफगानिस्तान में अब भारत का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि वहां की नई सरकार ने भारतीय रुपए में व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव रख दिया। यह सब देखकर अमेरिका भी भारत की ताकत को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी आखिरी कोशिश में जुटा था। उसने ISI के विशेष एजेंटों को भेजा ताकि वे तालिबान के भीतर मतभेद पैदा कर सकें। पर जब इन एजेंटों ने कंधार में घुसने की कोशिश की तो बलराम एयरविंग के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ एक अंतिम ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद तूफान। इस ऑपरेशन का मकसद था बगराम एयरबेस पर एक बड़े आत्मघाती हमले के जरिए भारत की उपस्थिति को खत्म करना। यह खबर दिल्ली पहुंचते ही हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री ने सीधे अर्जुन राणा से संपर्क किया और कहा, किसी भी कीमत पर बगराम पर हमला नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं, भारत की प्रतिष्ठा है। और बस फिर शुरू हुआ बगराम का सबसे बड़ा रक्षात्मक मिशन, जिसके लिए भारत और तालिबान ने मिलकर कमर कस ली। आसमान में गूंज रही थी इंजनों की गर्जना और धरती पर तैयार थी एक नई लड़ाई। अब यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि यह थी भारत की इज्जत और अस्तित्व की जंग। दोस्तों, अब कहानी तीसरे भाग में उस भयावह और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पाकिस्तान की पूरी सेना बगराम एयरबेस पर भारतीय और तालिबानी संयुक्त बलों के हमले के सामने पंगु हो चुकी थी। मुनीर और उसके साथियों का हौसला जवाब दे रहा था, लेकिन उनकी उम्मीदें धूल में मिलती नजर आ रही थीं। भारत के राफेल, तेजस और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों ने हर दिशा से पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर बमबारी शुरू कर दी थी और उनकी मिसाइलें हर रणनीतिक टारगेट को निशाना बना रही थीं। तालिबान और अफगान स्थानीय बलों ने भारत के निर्देशों के अनुसार जमीन से घेराबंदी करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को नियंत्रण क्षेत्र में सीमित कर दिया। मुनीर को बचाने के लिए हर पल का सही निर्णय लेना आवश्यक था, क्योंकि हर सेकंड में दुश्मन की तरफ से नई चुनौती आ रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार अपने सैन्य सलाहकारों के पास जाते, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उनका चेहरा तनाव और आश्चर्य से भरा हुआ था, क्योंकि भारत की योजना इतनी परिष्कृत और पूरी तरह से योजनाबद्ध थी कि उनका कोई भी कदम काम नहीं कर रहा था। अमेरिका का पहले कब्जा किया गया एयरबेस अब भारत और तालिबानी सहयोगियों के नियंत्रण में था, और इस बदलाव ने पूरी रणनीति को नया आयाम दिया। भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क और रडार बेस को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया, जिससे पाकिस्तान के पायलट और जमीन पर सैनिक दोनों अंधकार में भटकने लगे। मुनीर का विमान बीच में फंसा हुआ था और भारतीय पायलटों ने उसकी रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की, जबकि तालिबान के विशेष बल ने बमबारी के बीच पाकिस्तानी सैनिकों को काबू में किया। इस पूरे अभियान में हर कदम पर सावधानी और तेजी की जरूरत थी, क्योंकि दुश्मन हर पल अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान के मुख्य कमांड सेंटर और फॉरवर्ड पोस्ट्स को निशाना बनाया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस पूरे दृश्य को देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार मोदी से माफी मांग रहे थे। उनकी आवाज में डर और असमर्थता साफ झलक रही थी। अफगानिस्तान और तालिबान के सहयोग ने इस जंग को पूरी तरह निर्णायक बना दिया। अब पाकिस्तान के सैनिक भागते हुए नजर आ रहे थे। उनके विमान धुआं उठाते हुए जमीन पर गिर रहे थे और उनके अधिकारी बंकरों में छिप गए थे।
तालिबानी और भारतीय बलों ने पूरी सीमा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और मुनीर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। इस समय बगराम एयरबेस न केवल एक सैन्य स्थल था बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक विजय का प्रतीक बन चुका था। पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। जनता अपने नेताओं पर सवाल उठा रही थी और सेना में भी भय और भ्रम का माहौल था। भारतीय वायुसेना की रणनीति ने पाकिस्तान की हर चाल को असफल साबित कर दिया और तालिबान ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय नेतृत्व के आदेशों का पालन किया। अब मुनीर और उसके साथी सुरक्षित थे, लेकिन उनकी आंखों में भय और राहत दोनों की झलक थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय शक्ति और तालिबानी समर्थन कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बार बार अपने देश की गलती स्वीकार की और मोदी से माफी मांगते रहे, यह स्वीकार करते हुए कि वे अब भारत की योजना के सामने बेबस हैं। इस दौरान भारत ने एयरवेज बलराम एयरटेल को सक्रिय किया, जिसे अमेरिका ने पहले नियंत्रित किया था, और इसे पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में लाकर अफगान और तालिबान सहयोगियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। इस नए नियंत्रण ने पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान की हर गतिविधि को प्रभावित किया और उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा। भारतीय और तालिबानी संयुक्त बलों ने बगराम एयरबेस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वहां से ऑपरेशन को नियंत्रित किया। इस समय पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मची हुई थी। अधिकारी और सैनिक असहाय स्थिति में थे और उनकी रणनीतियां भारतीय योजना के सामने फेल हो चुकी थीं। मुनीर को सुरक्षित निकालने के बाद भारतीय और तालिबानी बलों ने पाकिस्तान के बाकी क्षेत्रों में भी नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अमेरिकी एयरबेस बलराम का कब्जा भारतीय नियंत्रण में आने के बाद वहां से लगातार रणनीतिक मिशन चलाए जा रहे थे। इस अभियान ने साबित कर दिया कि भारत और उसके सहयोगी किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और उनकी रणनीति इतनी परिपूर्ण है कि दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लिया जाता है। मुनीर की कहानी इस समय केवल उसकी सुरक्षा का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत और तालिबान की निर्णायक शक्ति का प्रतीक बन गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब पूरी तरह असहाय और चिंतित थे। वे बार बार मोदी से माफी मांग रहे थे और यह स्वीकार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक गलतियों से बहुत नुकसान उठाया। तालिबान ने भी भारतीय निर्देशों का पालन करते हुए पूरे अभियान को सफल बनाया और अफगानिस्तान के नागरिकों ने इस निर्णायक विजय को देखकर राहत महसूस की। भारत की वायुसेना, तालिबानी बल और अफगान सहयोगियों की संयुक्त रणनीति ने पाकिस्तान की सभी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। बगराम एयरबेस अब पूरी तरह भारतीय और तालिबानी नियंत्रण में था और मुनीर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। इस पूरे अभियान में हर निर्णय और हर कदम को सावधानी पूर्वक योजना के तहत लिया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लगातार माफी की मांग और उनकी असहाय स्थिति ने दिखा दिया कि भारत की रणनीति और ताकत कितनी निर्णायक थी। तालिबान और अफगान बलों के साथ मिलकर भारत ने पूरे क्षेत्र में स्थायी नियंत्रण स्थापित कर लिया और पाकिस्तान की हर गतिविधि को निगरानी में ले लिया। मुनीर की कहानी, पाकिस्तान की असहायता, तालिबान का सहयोग और भारत की रणनीतिक विजय अब पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बन गई थी। यह तीसरा भाग इसी निर्णायक और रोमांचक संघर्ष की पूरी कहानी है, जहां भारतीय वायुसेना, अफगान और तालिबानी बलों ने मिलकर पाकिस्तान की हर चाल को असफल कर दिया, मुनीर को सुरक्षित निकाला और पूरे बगराम एयरबेस पर नियंत्रण स्थापित किया। दोस्तों, अब कहानी चौथे भाग में उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बगराम एयरबेस पर भारतीय, अफगान और तालिबानी संयुक्त बलों की पूरी ताकत सामने आई। पाकिस्तान की सेना अब पूरी तरह पंगु हो चुकी थी। उनके अधिकारी बंकरों में छिपे थे और सैनिक भाग रहे थे, लेकिन भारत और उसके सहयोगियों ने हर दिशा से हमला जारी रखा। भारतीय वायुसेना ने अपने तेजस, राफेल और सुखोई 30 MKI विमानों के साथ स्क्वाड्रन फॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट्स और कमांड सेंटर को निशाना बनाना शुरू किया। तालिबानी और अफगानी विशेष बलों ने जमीन से घेराबंदी कर दी थी, जिससे पाकिस्तान के सैनिकों के पास कोई सुरक्षित मार्ग नहीं बचा। मुनीर अब पूरी तरह भारतीय और तालिबानी सुरक्षा के अंतर्गत था, लेकिन उसकी नजरें हर पल बदलते हालात पर टिके थीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार अपने सैन्य सलाहकारों के पास आते और मोदी से माफी मांगते, यह स्वीकार करते हुए कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में पूरी तरह विफलता झेल ली है। भारत ने एयरवेज बलराम एयरटेल को सक्रिय किया, जिसे अमेरिका ने पहले नियंत्रित किया था, और इसे पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में लाकर ऑपरेशन को और भी प्रभावी बना दिया। इस पूरे अभियान में भारतीय ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क और रडार बेस को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया, जिससे उनके पायलट और जमीन पर सैनिक अंधकार में भटकने लगे। बगराम एयरबेस अब केवल एक सैन्य केंद्र नहीं रहा,
बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक विजय का प्रतीक बन चुका था। तालिबानी और अफगानी बलों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और उनके नेतृत्व ने भारतीय निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। मुनीर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उसके साथियों की जान भी खतरे से बाहर लाई गई। पाकिस्तान की वायुसेना के कई विमान धुआं उठाते हुए गिर गए। उनके अधिकारी और सैनिक असहाय स्थिति में थे और उनके पास कोई रणनीति बची नहीं थी। भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों के साथ पाकिस्तान के मुख्य कमांड सेंटर और फॉरवर्ड पोस्ट्स को नष्ट किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अफगान और तालिबानी बलों ने जमीन पर घेराबंदी की और पाकिस्तानी सैनिकों को काबू में लिया। इस समय मुनीर और उसके साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार मोदी से माफी मांग रहे थे और अपनी असहाय स्थिति स्वीकार कर रहे थे। भारतीय वायुसेना और तालिबानी बलों की संयुक्त योजना ने पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया। अब बगराम एयरबेस पूरी तरह भारतीय और तालिबानी नियंत्रण में था। अमेरिकी एयरबेस बलराम अब भारत के नियंत्रण में था और वहां से कई रणनीतिक ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। यह नया नियंत्रण पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान की हर गतिविधि को प्रभावित कर रहा था। भारत और तालिबान के संयुक्त बलों ने पाकिस्तान के बाकी क्षेत्रों में भी नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। इस अभियान ने साबित कर दिया कि भारत और उसके सहयोगी किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और उनकी रणनीति इतनी परिपूर्ण थी कि दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लिया जाता है। मुनीर की कहानी केवल उसकी सुरक्षा का नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत और तालिबान की निर्णायक शक्ति का प्रतीक बन गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब पूरी तरह असहाय और चिंतित थे। वे बार बार मोदी से माफी मांग रहे थे और यह स्वीकार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक गलतियों से बहुत नुकसान उठाया। तालिबान ने भी भारतीय निर्देशों का पालन करते हुए पूरे अभियान को सफल बनाया और अफगान नागरिकों ने इस निर्णायक विजय को देखकर राहत महसूस की। इस समय भारत की वायुसेना, तालिबानी बल और अफगान सहयोगियों की संयुक्त रणनीति ने पाकिस्तान की सभी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। बगराम एयरबेस अब पूरी तरह भारतीय और तालिबानी नियंत्रण में था और मुनीर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लगातार माफी की मांग और उनकी असहाय स्थिति ने दिखा दिया कि भारत की रणनीति और ताकत कितनी निर्णायक थी। भारतीय और तालिबानी बलों ने पूरे क्षेत्र में स्थायी नियंत्रण स्थापित कर लिया और पाकिस्तान की हर गतिविधि को निगरानी में ले लिया। मुनीर की कहानी, पाकिस्तान की असहायता, तालिबान का सहयोग और भारत की रणनीतिक विजय अब पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बन गई थी। इस समय अफगान नागरिकों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उनका एयरबेस और शहर अब सुरक्षित था। भारत ने इस पूरे अभियान में तकनीक, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का ऐसा मिश्रण पेश किया कि पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी या सैनिक के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अभी भी कई ऑपरेशन जारी थे। भारतीय ड्रोन लगातार पाकिस्तान के सीमाओं और आंतरिक इलाके पर निगरानी कर रहे थे। तालिबानी बलों ने भारतीय निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र को नियंत्रित किया। मुनीर अब पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन उसकी निगाहें हर समय बदलते हालात पर टिके थीं। भारत ने एयरवेज बलराम को सक्रिय करके क्षेत्र में अपनी रणनीतिक शक्ति और बढ़ा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार मोदी से माफी मांगते रहे। उनकी असहाय स्थिति और डर साफ झलक रहा था। भारतीय वायुसेना और तालिबानी बलों की संयुक्त रणनीति ने पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया। बगराम एयरबेस अब न केवल एक सैन्य केंद्र बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक विजय का प्रतीक बन चुका था। मुनीर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद भारतीय और तालिबानी बलों ने पाकिस्तान के बाकी क्षेत्रों में भी नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अमेरिकी एयरबेस बलराम का कब्जा भारतीय नियंत्रण में आने के बाद वहां से लगातार रणनीतिक मिशन चलाए जा रहे थे। इस अभियान ने साबित कर दिया कि भारत और उसके सहयोगी किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और उनकी रणनीति इतनी परिपूर्ण है कि दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लिया जाता है। मुनीर की कहानी अब पूरे क्षेत्र में भारत और तालिबान की निर्णायक शक्ति का प्रतीक बन गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब पूरी तरह असहाय और चिंतित थे। वे बार बार मोदी से माफी मांग रहे थे और यह स्वीकार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक गलतियों से बहुत नुकसान उठाया। तालिबान ने भी भारतीय निर्देशों का पालन करते हुए पूरे अभियान को सफल बनाया। अफगानिस्तान और तालिबान के सहयोग ने इस जंग को पूरी तरह निर्णायक बना दिया। भारत की वायुसेना, तालिबानी बल और अफगान सहयोगियों की संयुक्त रणनीति ने पाकिस्तान की सभी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। बगराम एयरबेस अब पूरी तरह भारतीय और तालिबानी नियंत्रण में था। मुनीर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लगातार माफी की मांग ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की रणनीति और ताकत कितनी निर्णायक थी। दोस्तों,
इस चौथे भाग में आपने देखा कि कैसे भारतीय और तालिबानी बलों ने मिलकर पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया। मुनीर और उसके साथियों को सुरक्षित निकाला और पूरे बगराम एयरबेस पर नियंत्रण स्थापित किया।